हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू दिस न्यू वीडियो। आज से हम मैराथन स्टार्ट करने वाले हैं। हर एक बिजनेस स्टडीज के वीडियो का लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा सर इसी चैनल पर। फर्स्ट वीडियो क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का फुल फ्लेज रिवीजन यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार ये वीडियो आपके लिए होने जा रहा है बच्चों, तो वॉच टिल वेरी लास्ट। ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करूंगा। दिस चैनल इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू क्लास 11th एंड 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। दिस इज द फर्स्ट वीडियो फॉर द बिजनेस स्टडीज स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे बच्चों। हम जानते हैं कि एग्जाम बहुत पास है, फटाफट से सर रिवीजन करा दीजिए। 10 चैप्टर से बिजनेस स्टडीज के 10 वीडियो आपके लिए अवेलेबल होंगे क्विक एंड फास्ट मोड में। आप इसको 4-5 बार देख लीजिएगा, वॉच कर लीजिएगा। बिल्कुल ब्लड और वेसल्स में आपको बिजनेस स्टडीज के कॉन्सेप्ट होने जा रहे हैं बच्चों। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ज्यादा समय व्यर्थ नहीं गवाएंगे। पहला वीडियो है, लास्ट तक बने रहना। बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 1। हाँ, डिस्कशन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही ज्यादा होगा, ठीक है। जो ज्यादा रिलेवेंट नहीं है उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है बच्चों। इसमें हम चीजों को जल्दी से रिवाइज करेंगे, जल्दी से समअप करेंगे, ताकि हमारा सिलेबस पूरी तरह से कवर हो सके। 10 चैप्टर 10 वीडियोस में कवर हो जाए। तो प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगी। फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। ओके, राधे राधे। तो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में इंट्रोडक्शन है। ये जो नोट्स हैं वो डिटेल में है। आप मुझे पिंग कर दीजिएगा मैसेज, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ध्यान दीजिए वीडियो को देखने पर। वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखिए, सब चीजें कवर हो जाएगी। जो चीज पढ़ने की है वो मैं अंडरलाइन कर दूंगा। ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में हम जानते हैं, एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द ह्यूमन बीइंग। एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द ह्यूमन बीइंग फॉर द वांट्स इज नोन एज ह्यूमन एक्टिविटी। हर ह्यूमन बीइंग के द्वारा वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो एक्टिविटीज की जाती है वो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं बच्चों। यहां पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, every activity human being to meet his want is known as human activity. Some of the human activities are performed to earn money. हम जानते हैं बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज मॉनिटरी बेनिफिट्स के लिए, मॉनिटरी अर्निंग के लिए की जाती है। बहुत सारी एक्टिविटीज साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती है। ओके सर, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ऑल द ह्यूमन बींग्स आर एंगेज्ड इन सम एक्टिविटीज and in order to satisfy their basic needs. Okay, for example, farmer is busy in the fields, workers is working in the factories, and professionals like CACS, doctors जो कि engage हैं अपने practicing work में। Okay sir, so are busy in their professions depending for the wants of the human activities. Broadly human activities को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बच्चों। फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी फॉर अर्निंग मनी होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए होती है। ओके, हियर वी गो। इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर टू दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न livings. For example, workers working in factories, shopkeepers selling the goods in shop, doctors attending the patients, और बच्चों आपके chartered accountants doing the professional works. Okay, main चीज देखते हैं बच्चों। Economic activities are concerned with all those activities which are concerned with the production, exchange, consumption of goods and services which are not available free. आप एक बात याद रख लीजिए, प्रोडक्शन की बात करते हैं, प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं, एक्सचेंज की बात करते हैं, सेल्स की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, एक्सचेंज, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसके अंदर कवर किया गया है। ओके सर, ये देखिए इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बता दीजिए सर। रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई द सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड। तीन चीजें बात याद रखिए, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है, परफॉर्म की जाती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। सर एग्जांपल मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, टीचर टीचिंग फॉर हिज ओन सन। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर अर्निंग मनी। यूट्यूब पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ, उससे पैसा मुझे मिलेगा, ठीक है, फॉर अर्निंग मनी। दिस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। यदि मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अटेंडिंग सोशल
Gathering is also non-economic activity. In a non-economic activity, there is no expectations of any kinds of monetary rewards or benefit. ये कीवर्ड है. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में किसी तरह का मॉनेटरी रिवॉर्ड और बेनिफिट हमें नहीं मिलता है. ये लव सिंपैथी सेंटिमेंट्स और पेट्रियटिज्म के लिए प्रोवाइड की जाती है. ये कीवर्ड बच्चों आप जैसे 3-4 बार ये वीडियो देखेंगे तो आपके जहन में उतर जाएगी, ब्लड एंड वेसल्स में पूरी तरह से ये पूरा लेक्चर, ये पूरा टॉपिक उतरने वाला है. यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा. ये देखो मम्मी पढ़ा रही है ना घर पे बच्चों को, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है बच्चों. ओके, बेसिक्स ऑफ द क्लासिफाइंग एन इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्या सर बेसिस है क्लासिफाई करने का? If an activity is performed without the aim of earning money, क्या कहलाएगी बच्चों? अर्निंग मनी के उद्देश्य के लिए नहीं की जाती जो एक्टिविटी, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर अटेंडिंग टू पेशेंट इन हिज क्लिनिक, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि डॉक्टर गेट्स फ्री फी इन रिटर्न. पर यदि डॉक्टर अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करता है अपने घर पर, तो बच्चों ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी. तो डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट से. ये डिफरेंट टेबल आपके लिए आपकी बुक में भी अवेलेबल होगी. टेंशन मत लीजिए, नोट्स की टेंशन मत लीजिए, आपकी बुक से भी आप साथ में रखकर रिवीजन कर सकते हैं. हर टॉपिक आपका आपकी बुक में भी कवर होने वाला है जो रेफरेंस बुक के आपके है. ये एनसीईआरटी का मटेरियल मैंने इकट्ठा किया है, उसी से मैं पढ़ा रहा हूं. ओके, सो प्राइम ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी का पैसा कमाना होता है सर. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन लेना होता है. यदि मनी मेजरमेंट की बात करूं तो मनी और वेल्थ में इसको मेजर किया जा सकता है. इकोनॉमिक एक्टिविटी के कंसिडरेशन को, इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो आउटकम जनरेट होगा उसको मेजर, यू कैन मेजर इन मॉनेटरी टर्म. बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो जनरेट होगा यू कैन नॉट मेजर इन मॉनेटरी टर्म. वो लव है, सिंपैथी है. आई क्या बात समझ में? ठीक है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन है. एक्सेप्शन, ओके, एक्सपेक्टेशन की बात करूं तो यहां पर एक्सपेक्टेशन होती है पैसा कमाने के लिए, अर्न करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है. यहां कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, यहां केवल मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहिए आपको. ड्यूरेशन की बात करें तो परफॉर्म रेगुलरली, इकोनॉमिक एक्टिविटी रेगुलरली परफॉर्म की जाती है फॉर मेजर पीरियड ऑफ वंस लाइफ. ओल्ड एज वन में स्टॉप वर्किंग, हो सकता है बुढ़ापे में काम करना बंद कर दे, बट इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए व्यक्ति को लाइफ टाइम काम करना होता है. ये कहने का पर्पस है यहां पर. इसका ड्यूरेशन होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज डन ऑन द रेगुलर बेसिस. हो सकता है मैं जल्दी में आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये फास्ट ट्रैक वीडियो है आपके लिए, बट ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस फास्ट ट्रैक रिवीजन. ओके बच्चों, सो डोंट वरी, कुछ भी मिस होने वाला नहीं है. दे आर परफॉर्म्ड ड्यूरिंग लीजर और स्पेयर टाइम विच इज वेरी लिमिटेड. कहने का मतलब जब आपके जीवन काल में कुछ समय व्यतीत आपको करना है, फ्री टाइम, उस समय नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है क्योंकि अर्निंग के उद्देश्य से वो नहीं की जाती है. फ्री टाइम में यू कैन, भैया मंदिर जाओगे, आप मस्जिद जाओगे, गुरुद्वारा जाओगे, ठीक है, चैरिटी करोगे, डोनेशन करोगे. साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन चाहिए, मेंटल सेटिस्फेक्शन कब करोगे? जब आपको टाइम फ्री होगा तब करोगे. एंड रिजल्ट्स की बात करें तो इसका एंड रिजल्ट सही कहीं ना कहीं गुड्स का प्रोडक्शन होगा या सर्विसेज का प्रोक्योरमेंट होगा. द एंड रिजल्ट्स ऑफ दिस एक्टिविटी इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज से कहीं ना कहीं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होगी. मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप या तो गुड्स सेल कर रहे होंगे या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, उसके थ्रू आप अर्न करेंगे. मतलब एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशन के थ्रू आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे होंगे. यहां पर मेंटल सेटिस्फेक्शन इज ऑफ द पर्सन परफॉर्मिंग दैम. एंड रिजल्ट्स क्या होगा? एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के माध्यम से, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के माध्यम से मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, पीस मिलेगा. दान धर्म करने से आपका आत्मा को शांति मिलेगी. कहने का मतलब ये है. टाइप की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरी. ये पढ़ने वाले हैं हम, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, अभी इसी चैप्टर में. और यहां पर टाइप की बात करें तो रिलीजियस हो सकती है, सोशल हो सकती है, पेट्रियोटिक एक्टिविटी हो सकती है. ये 3 टाइप्स हो सकते हैं, रिलीजियस, सोशल, पेट्रियोटिक. यहां पर बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. एग्जाम्पल्स आपको पहले से ही कवर कर दिए हैं. ओके, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी पे आते हैं फटाफट. पहली है बिजनेस, दूसरी प्रोफेशन, तीसरा है एम्प्लॉयमेंट.
बिजनेस से प्रॉफिट कमाया जाता है, प्रोफेशन से फीस कमाई जाती है मेरे बच्चों, और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी कमाई जाती है। राधे राधे। ओके सर, ये देखो मैंने कवर कर लिया सर ये वाला पेज आपके लिए, ये 1 2 3 4 5। ओके, आगे चलते हैं सर इस चैप्टर में। ठीक है सर, फटाफट से चलते हैं आगे। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस ये ले लिया हमने कलर। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, सर कॉन्सेप्ट क्या है बिजनेस का? बिजनेस मीन बिजनेस, बिजीनेस। सर बिजनेस का मतलब है बिजी रहो आप किसी भी एक्टिविटी में। ए पर्सन इज बिजी। आप कंप्यूटर गेम खेलने में भी बिजी हो सकते हो, आप क्रिकेट खेलने में भी बिजी हो सकते हो, टीवी देखने में बिजी हो सकते हो, उसको बिजनेस नहीं बोलेंगे। सर बिजनेस के अंदर इकोनॉमी एलिमेंट होना जरूरी है। इकोनॉमिक एलिमेंट इन सब एक्टिविटीज में, प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग टीवी, वॉचिंग प्लेइंग गेम्स, इसमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं है सर, इसलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस नहीं कहलाएगी। मतलब ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सॉरी, ये बिजनेस नहीं कहलाएगी। बिजीनेस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मॉनेटरी रिवॉर्ड्स और बेनिफिट इज कॉल्ड बिजनेस। आई बात समझ में? सो बिजनेस मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बात है सर, क्या नोट्स है, मजा आ गया सर, मजा आ गया। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस की एक्टिविटी की बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटीज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन और एक्वायरिंग द वेल्थ थ्रू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। सर या तो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, या तो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, या परचेज कर रहे हैं, या सेल्स कर रहे हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। पीपीएसडी, ये चार चीजें याद रखिए, मैंने क्लास में भी पढ़ाया था। प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन किस लिए किए जाते हैं? इकोनॉमिक वेल्थ और बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट को जनरेट करने के लिए। या तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स का, है ना। सर्विसेज के लिए मैं प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन शब्द यूज नहीं लूंगा। सर्विस यदि आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज ऐसा शब्द यूज लिया जाएगा। ओके, बिजनेस में भी डिफाइंड एन एक्टिविटीज विच डिफरेंट पर्संस एक्सचेंज समथिंग इन वैल्यू। ये छोड़ दीजिए आप, ये चीजें याद रखिए। ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स एंड बेनिफिट। आगे सर प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज टू दी सोसाइटी अंडर इंक्रीज ऑफ प्राइवेट गेन्स, मुनाफा कमाने के लिए। ये डेफिनेशन आप याद रख लीजिए, इसको लॉक कर लीजिए। बिजनेस रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कंसर्न्स विद द प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आ गया ना, गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सर प्रोडक्शन, परचेज, पीपीएसडी, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, किसका? गुड्स का। बात करें यदि सर्विसेज की तो प्रोवाइड, सर्विसेज को प्रोक्योर करते हैं, यदि सर्विसेज खरीदते हैं ना तो वो कहलाती है प्रोक्योर एंड, और यदि आप प्रोवाइड करते हो, खरीदते हो तो प्रोक्योर, यदि प्रोवाइड करते हो तो प्रोविजन। ओके, ये क्या है भाई, हट जा, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ठीक है, बात समझ में आती है क्या सर? यस सर, ये बिजनेस कहलाएगा, ये बिजनेस कहलाएगा सर। ओके, द बिजनेस इज सम टोटल ऑफ ओन गेनफुल ह्यूमन एक्टिविटी। गेनफुल ह्यूमन एक्टिविटी का सम टोटल ही बिजनेस है, जो कमाने के लिए की जा रही है वो सारी एक्टिविटी। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सर क्या चरित्र है बिजनेस का, ये बताइए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस की? ओके, इधर बढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। मैंने सारे ही चैप्टर को सम अप कर दिया है ना। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑलरेडी सर वी डिस्कस, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसका मेन पर्पस इकोनॉमी कमाना होता है, मनी कमाना होता है, लाइवलीहुड जनरेट करना होता है, लव, अट्रैक्शन, अफेक्शन के लिए, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए की गई एक्टिविटी बिजनेस नहीं है, उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा पीपीएसडी, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज इज कॉल्ड बिजनेस। ओके सर। सर सर्विस क्या होती है? जैसे इंश्योरेंस का बिजनेस है आपका, म्यूचुअल फंड एजेंसी है, बैंकिंग हो आप, ये सर्विस प्रोवाइडर हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चार्टेड अकाउंटेंट हो, यू आर कंसल्टिंग, यू आर प्रोवाइडिंग योर सर्विसेज, एडवोकेट हो, कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं फॉर अर्निंग मॉनिटरी बेनिफिट, फीस इन रिटर्न। तो बच्चों ये सर्विसेज है। सर्विस को प्रोक्योर और प्रोवाइड किया जाता है, गुड्स को प्रोड्यूस, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो दो चीजें याद रख लो बस,
गुड्स में कंसिस्ट शुगर, पेन, पेंसिल, जो भी है। आई बात समझ में। सर्विसेज में बच्चों ट्रांसपोर्टेशन की हो सकती है, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी की हो सकती है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हो सकती है ना, म्यूचुअल फंड एजेंसीज की हो सकती है, लॉयर की भी सर्विसेज होती है, वो प्रोफेशन कहलाते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। प्रोडक्शन परचेज ऑफ गुड्स फॉर दी पर्सनल कंजम्पशन कैन नॉट बी कॉल्ड बिजनेस एक्टिविटी। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। यदि आप पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं पर्सनल पर्पस के लिए, सो प्रोडक्शन एंड परचेज ऑफ गुड्स फॉर दी पर्सनल कंजम्पशन, खुद को खाने के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे फार्मर जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो कल्टीवेट कर रहा है, वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहा है, तो वो बिजनेस नहीं है। फार्मर यदि प्रोडक्शन कर रहा है क्रॉप्स का फॉर सेलिंग इनटू द मार्केट एंड रिवॉर्ड जनरेट करने के लिए, मॉनेटरी बेनिफिट कमाने के लिए, तो वो बिजनेस है बच्चों, अन्यथा वो बिजनेस नहीं है। तो सेल्स के लिए जो नहीं है वो बिजनेस नहीं है। बहुत बढ़िया। जैसे कुकिंग फूड एट दी होम फॉर दी फैमिली इज नॉट ए बिजनेस। मम्मी खाना बनाती है घर पे बच्चों के लिए, है ना, फैमिली के लिए, वो बिजनेस नहीं है सर, क्योंकि उसमें मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है। कुकिंग फूड इन रेस्टोरेंट फॉर द कंज्यूमर्स एंड चार्जिंग फ्रॉम देम इज बिजनेस। समझ में आ गई होगी, आई होप आपको बात पूरी तरह से। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डीलिंग इन द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है सर, ये जो एक्टिविटी की जा रही है वो रेगुलर बेसिस पर होनी चाहिए। इररेगुलर एक्टिविटी, चाहे आप प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन करें, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज करें, वो बिजनेस नहीं है। वो निरंतर तौर पर की जानी चाहिए, अबाधित तौर पर की जानी चाहिए। बिजनेस इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। सिंगल ट्रांजैक्शंस ऑफ सेल्स और परचेज डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। फॉर एग्जांपल, बेहतरीन नोट्स है सर, बेहतरीन, एक एक चीज कवर है। इफ ए पर्सन सेल्स इज मोबाइल एट ए प्रॉफिट, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। यदि प्रॉफिट के लिए एक व्यक्ति अपने मोबाइल को बेच देता है, सर उसने खरीदा 8,000 रुपए में, ठीक है, और 10,000 रुपए में अपने दोस्त को बेच दिया, 2,000 रुपए का उसने मुनाफा कमाया, ये बिजनेस नहीं है। वो अपने दोस्त को भेज रहा है, रेगुलर बिजनेस नहीं करता है वो, रेगुलर इस तरह का परचेज सेल नहीं करता, उसकी कोई शॉप नहीं है डेडिकेटेड, है ना, 365 दिन उसी तरह की एक्टिविटीज वो नहीं करता है। सो ही और शी कीप द स्टॉक ऑफ मोबाइल सेट एंड रेगुलरली सेल। यदि वो ऐसा करता है, शॉप के माध्यम से स्टॉक मेंटेन करता है, तो वो बिजनेस है, अन्यथा वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस के लिए प्रॉफिट अर्निंग होना जरूरी है सर, प्रॉफिट मोटिव होना जरूरी है। एवरी बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट होना चाहिए। नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल्स, बिजनेस सेलिंग गुड्स एट लेस देन द कॉस्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट। चैरिटी कर दिया आपने, जितने में वो गुड्स बनाता उससे कम में बेच दिया, या फिर तो कैन नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। ऐसा बिजनेस गोइंग कंसर्न पे चल ही नहीं सकता सर, लंबे समय तक नहीं चल पाएगा वो। ड्यू टू दिस रीजन बिजनेसमैन मेक ऑल द पॉसिबल एफर्ट्स फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। अपने प्रॉफिट को यदि वो मैक्सिमाइज करने के लिए प्रयास कर रहा है, इफ द बिजनेसमैन कंटिन्यूअसली सफर द लॉसेस इन अ पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी, देन ही विल हैव टू लीव इट सूनर और लेटर। तो सर वो या तो उस बिजनेस को पहले बंद कर देगा या बाद में बंद कर देगा। मेरे कहने का मतलब ये है, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं, ठीक है, परचेज, सेल्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोक्योरमेंट और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हैं और कंटिन्यूस बेसिस पे कर रहे हैं, आपका इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट होना चाहिए। उस बिजनेस के अंदर यदि लॉस भी हो जाए तो भी बिजनेस ही कहलाएगा वो। आई बात समझ में? आपका इरादा तो प्रॉफिट कमाने का ही था। कोई भी व्यक्ति लॉस कमाने के लिए बिजनेस नहीं करता है, बट इवेंचुअली लॉस हो जाए तो क्या बिजनेस नहीं कहेंगे उसके? बिजनेस कहेंगे, बिकॉज द इंटेंशन while performing that task or activities is to earn or making money, then it will be called business. Okay sir, चाहे उसमें लॉस हो जाए। अनसर्टेनिटीज ऑफ रिवॉर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है सर। बिजनेस के अंदर अनसर्टेनिटीज लगी रहती है। अनसर्टेनिटीज रेफर्स दैट द बिजनेसमैन में अर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट्स, इट इज नॉट सर्टेन एज टू व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी अर्न। निश्चित थोड़ी होता है हर साल कितना प्रॉफिट बनेगा, प्रॉफिट्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं, हो सकता है किसी साल लॉस भी हो जाए। तो ये अनसर्टेनिटीज रहती है बिजनेस के अंदर, रिवॉर्ड्स की, रिटर्न्स की, प्रॉफिट्स की, मॉनेटरी बेनिफिट्स की। मॉनेटरी बेनिफिट्स स्टेबल नहीं होते हैं। देखिए, आप एम्प्लॉय हो, प्रोफेशन में हो, बिजनेस में नहीं हो, आप एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, तो आपकी फीस और सैलरी निश्चित होगी सर, आपकी फिक्स सैलरी, मंथली सैलरी है। बट बिजनेस के अंदर हर महीने प्रॉफिट बराबर नहीं होंगे, प्रॉफिट्स फ्लक्चुएट होते रहेंगे।
इसीलिए बोला जा रहा है कि अनसर्टेनिटी ऑफ रिवॉर्ड और रिटर्न होती है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। बिजनेस के अंदर रिस्क एलिमेंट बहुत जरूरी है। यदि किसी एक्टिविटी के अंदर रिस्क नहीं है तो फिर उसे बिजनेस नहीं कहा जा सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यदि एलिमेंट ऑफ रिस्क नहीं है तो उसे रिस्क बिजनेस नहीं कहा जा सकता। सर्टेन फैक्टर ऑफ रिस्क होना जरूरी है, लाइक जैसे चेंजेस कस्टमर टेस्ट और फैशन। कस्टमर का टेस्ट, फैशन, प्रेफरेंस, डिमांड में बदलाव हो जाना, मेथड ऑफ प्रोडक्शन में बदलाव हो जाना, एम्प्लॉइज का स्ट्राइक पर चले जाना, कंपटीशन बढ़ जाना, फायर, थेफ्ट, अर्थक्वेक, ये सब चीजें भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बिजनेस को प्रभावित करते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, टैक्सेशन पॉलिसीज में बदलाव हो जाना, जीएसटी बढ़ जाना, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिस्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर। एवरी बिजनेस इन द वर्ल्ड इन्वॉल्व सम डिग्री और अमाउंट ऑफ रिस्क। नो बिजनेस कैन ऑल टुगेदर डू अवे विद द रिस्क, अलग नहीं रह सकता। अब प्रोफेशन की बात करते हैं सर। ओके, ये हो गया बिजनेस। प्रोफेशन को ध्यान से समझिए। इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज, स्किल्स टू बी अप्लाइड बाय इंडिविजुअल इन देयर ऑक्यूपेशन टू अर्न फीस। वो सभी गतिविधि जो स्पेशल स्किल और नॉलेज से की जाती है इंडिविजुअल के द्वारा उसके ऑक्यूपेशन के दौरान, और इसमें जो रिवॉर्ड मिलता है वो फीस कहलाता है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास स्पेशल डिग्री और नॉलेज है टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का क्वालिफाइड एग्जामिनेशन पास किया है, उसके बाद ही उसके पास वो डिग्री आई है। then only he can perform his practice, आई बात समझ में, and consult with taxation, regard of taxation, finance, accounting fields of their clients and earning fees in return। तो वो सर प्रोफेशन कहलाएगा। डॉक्टर के पास स्पेशल स्किल्स और नॉलेज है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसको डिग्री दी है और उस बेसिस पर वो प्रैक्टिस कर सकता है, क्लाइंट को कंसल्ट कर सकता है, ट्रीटमेंट दे सकता है। लॉयर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेशन मिला है, डिग्री मिली है, तभी वो लीगल कंसल्टेंसी दे सकता है। दीज ऑल आर प्रोफेशंस। स्पेशल स्किल और नॉलेज, स्पेशल कोर्स, करिकुलम आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके एग्जाम्स को आपको क्रैक करना पड़ेगा, देन आपको डिग्री ऑब्टेन होगी और उसके बाद पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लाइंट को कंसल्टेंसी दे सकते हैं और रिवॉर्ड और रिटर्न के रूप में फीस अर्न कर सकते हैं। सो पीपल्स एंगेज इन द प्रोफेशन आर नोन एज प्रोफेशनल। लॉयर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया। कैरेक्टरिस्टिक्स, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। एवरी प्रोफेशन में कुछ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हो सकती है, जैसे सीए प्रोफेशन में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, मेडिकल प्रोफेशन में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर प्रोफेशन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिससे आप अर्निंग डिग्री ऑब्टेन करते हैं। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, सर यहां पर एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। प्रोफेशन में वही इन्वॉल्व हो सकते हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन पास किया है। सीए वही कहला सकता है जिसने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का एग्जाम क्रैक किया है। डॉक्टर वही कहला सकता है जिसने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम क्रैक किया है। लॉयर वही कहलाएगा प्रैक्टिसिंग जिसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम क्रैक किया है। ओके, स्पेशल नॉलेज और स्किल के बेसिस पर एग्जामिनेशन को क्रैक करके डिग्री ऑब्टेन की है, उसके बेसिस पर ही वो फर्दर कंसल्टेंसी दे सकते हैं। राधे राधे। एनी इंडिविजुअल कैन एंटर, सर कोई भी व्यक्ति आ सकता है इसके अंदर। इसको देख लेते हैं आगे, नेक्स्ट पेज कहां पर है सर, ये यहां पर है। एंगेज इन दी प्रोफेशन, कोई भी व्यक्ति प्रोफेशन के अंदर आ सकता है, लॉयर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, जिसके पास एक्वायर्ड हो नॉलेज और स्किल। प्रोफेशनल एसोसिएशन, अब मैंने आपको बता दिया इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया सीए के लिए है, डॉक्टर के लिए क्या है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, ठीक है, लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। तो हर प्रोफेशन के लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन है जिसकी एजुकेशन आपको ऑब्टेन करनी होती है और जिससे मिलता है आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। देखिए, बीइंग ए सीए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के एजुकेशन और एग्जाम्स और करिकुलम को यू हैव टू क्लियर, पास दी एग्जामिनेशन। उसके बाद एक सेट ऑफ ट्रेनिंग है वो आपको करनी पड़ेगी, फिर इंस्टीट्यूट से आपको डिग्री मिलेगी, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, तो आपके पास COP होगी। बीइंग ए डॉक्टर, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के सभी एग्जाम क्रैक करने के बाद आप प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। बीइंग ए लॉयर, आपको प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट मिलेगा एग्जाम्स को क्रैक करने के बाद, बार काउंसिल के। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं। प्रोफेशंस के ऊपर कौन होते हैं बच्चों? प्रोफेशनल एसोसिएशन। सीए के ऊपर कौन है? ICAI। डॉक्टर के ऊपर कौन है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। लॉयर के ऊपर कौन है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया।
आई क्या बात समझ? दोज आर प्रोफेशनल एसोसिएशंस, उनके सेट ऑफ करिकुलम को, एग्जाम को यू हैव टू क्रैक एंड गॉट द प्रोफेशनल डिग्री, देन ओनली आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिसिंग प्रोफेशन एंड अर्निंग मॉनिटरी बेनिफिट, फीस इन रिवॉर्ड। ओके सर, समझ में आ गई बात। अब सुनो, कोड ऑफ कंडक्ट, ये जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, जो आपको सीओपी देते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देते हैं, वो कोड ऑफ कंडक्ट्स भी बनाते हैं, कोड ऑफ एथिक्स भी बनाते हैं, जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया के कोड ऑफ कंडक्ट्स को फॉलो करना पड़ेगा बीइंग ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि आपको प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट सी इंस्टीट्यूट ने दिया है एंड यू आर द मेंबर, प्रोफेशनल मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। Then you have to follow the code of conduct, rules and regulations while doing your practice of your practicing rules. You have to follow compulsorily. If you violate or misconduct any rules or regulation of the Institute Chartered Accountant of India, your practicing certificate may be cancelled. सी इंस्टीट्यूट आपके practicing certificate को cancel कर सकता है, and ये चीज बार काउंसिल में भी है, मेडिकल काउंसिल में भी है, इंस्टीट्यूट कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया में भी है, हर प्रोफेशनल एसोसिएशंस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है। और आप बीइंग ए मेंबर उन प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट को कैंसिल किया जा सकता है या टेम्परेरीली टर्मिनेट किया जा सकता है। राधे राधे। सर्विस मोटिव, बीइंग ए प्रोफेशनल मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, आपका उद्देश्य क्या है? सेवा करना है, आपके क्लाइंट के लिए सर्विस देना है। लॉयर क्लाइंट देगा, अपने क्लाइंट को सर्विस देगा जस्टिस की, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंशियल कंसल्टेंसी की, डॉक्टर मेडिकल कंसल्टेंसी की। रिवॉर्ड और रिटर्न में आपको मिलती है फीस, और नेचर ऑफ वर्क प्रोफेशन का कंसल्टेंसी होता है बच्चों। राधे राधे। अपने क्लाइंट को आप क्या देते हैं? कंसल्टेंसी देते हैं। अब यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ये डायग्राम मैंने बनाया, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रोफेशन की। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये सब पढ़ लिया हमने। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, हर कोई नहीं आ सकता, जिसके पास प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट है वही आ सकता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन है सबके ऊपर, कोड ऑफ कंडक्ट है, यू हैव टू फॉलो, यदि फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया जाएगा। सेवा करने का आपका उद्देश्य है। बीइंग ए लॉयर, आप जस्टिस करेंगे। बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी करेंगे। बीइंग ए डॉक्टर, मेडिकल कंसल्टेंसी करेंगे। बीइंग ए कंपनी सेक्रेटरी, लीगल कंसल्टेंसी करेंगे। तो रिवॉर्ड और रिटर्न मिलता है, फीस नेचर ऑफ योर कंसल्टेंसी है। अब आ जाते हैं बच्चों एम्प्लॉयमेंट पे। बोलो, कमेंट कर कर, टाइप कर कर बताओ सर कैसा जा रहा है अभी तक ये रिवीजन, फटाफट से, मोटिवेशन बढ़ता है उससे मेरा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच द पीपल वर्क फॉर द अदर। एम्प्लॉयमेंट उसे कहेंगे जिसमें लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और रिटर्न में उन्हें क्या मिलता है? रेम्यूनरेशन, या जिसे कह सकते हैं सैलरी और वेजेस। और आपको जो एम्प्लॉयमेंट में लगाता है वो व्यक्ति कहलाता है एम्प्लॉयर। क्या कहलाता है बच्चों? एम्प्लॉयर कहलाता है। और जो काम करने के लिए दूसरे व्यक्ति के कंट्रोल में अंडर लगता है वो कहलाता है एम्प्लॉइज। जैसे मैनेजर, असिस्टेंट्स, क्लाइंट्स, पियोन, ये सब एम्प्लॉइज हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मेन फीचर्स है कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन होता है सर। क्या होता है सर? कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन। अब जब आप एम्प्लॉयमेंट में एंगेज होंगे किसी के साथ तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होगा, एक रूल्स, सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन होंगी, यू हैव टू फॉलो, और उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर ही आप एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं। एम्प्लॉयमेंट इज इटसेल्फ ए काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। उसके अंदर टर्म्स और कंडीशंस ऑफ डूइंग योर टास्क, एम्प्लॉयर के द्वारा बताए गए कार्यों को आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके हिसाब से जो आपके बीच में म्यूचुअली डिसाइड हुआ है सैलरी या रेम्यूनरेशन, वो आपको रिटर्न में, रिवॉर्ड में मिलेगा। ऑल द थिंग्स यू हैव टू बी डन विद द प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस ऑफ योर एम्प्लॉइज। ये एम्प्लॉयमेंट कहलाता है सर। सो कॉन्ट्रैक्ट में भी रिटन और ओरल, ये याद रखिएगा, ओरल हो सकता है, कंडीशंस हो सकती है एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ओके सर, हम कहाँ पर हैं? यहाँ रिवॉर्ड और रिटर्न की बात करें एम्प्लॉयमेंट के अंदर तो वेजेस और सैलरी मिलती है सर। नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो ये पढ़ा दिया मैंने, परफॉर्म करना पड़ेगा वर्क एज पर प्रेस्क्राइब्ड बाय योर एम्प्लॉयर। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई भी पैसा नहीं लगाया जाता। एम्प्लॉयमेंट की जो विज्ञप्ति निकली है उसके हिसाब से आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए। पियोन के लिए 10वीं पास, है ना।
इसके बाद बीइंग ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट यदि कंपनी में मांग रहे हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। बीइंग ए लीगल कंसल्टेंसी यदि हम चाह रहे हैं कंपनी लॉ अफेयर्स की कंसल्टेंसी चाह रहे हैं तो कंपनी सेक्रेटरी चाहिए। तो ये एम्प्लॉयर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सेट ऑफ क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड कर सकता है जो एम्प्लॉयर के अंदर उसको चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट्स की बात करें तो यू हैव टू बी फॉलो दी नॉर्मल कोड ऑफ बिहेवियर्स और कंडक्ट्स लेट डाउन बाय द एम्प्लॉयर्स, है ना। कोड ऑफ कंडक्ट प्रोफेशनल बॉडी नहीं है, यहाँ पर एम्प्लॉयर है, उसके रूल रेगुलेशन माने पड़ेंगे। क्वालिफिकेशन की वही निर्धारित करेगा किस तरह की क्वालिफिकेशन चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, ये डिफरेंस बस ये कर लिया ना, इसको कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ओके, डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस की बात करें तो कमेंसमेंट कौन करता है सर बिजनेस स्टार्ट? सर एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करता है जिसको बिजनेस के अंदर रिक्वायरमेंट है। प्रोफेशन कौन स्टार्ट करता है बच्चों? मेंबरशिप आपको प्रोफेशनल बॉडी की लेने के बाद ही, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलने के बाद ही आप प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसका एक्रोनिम बना के दूंगा मैं आपको, मत टेंशन लो। कमेंस ऑन गेटिंग एन अपॉइंटमेंट। एम्प्लॉयमेंट कब स्टार्ट होता है सर? अपॉइंटमेंट के बाद, सर्विस एग्रीमेंट साइन करने के बाद। नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो बिजनेस के अंदर सर बिजनेस के अंदर पीपीएसडी शामिल है, मैंने बताया था ना आपको। प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। राधे राधे। प्रोफेशन के अंदर सर एक्सपर्ट सर्विसेज आपके पास। नेचर ऑफ वर्क क्या होगा? प्रोफेशनल सर्विसेज आप देंगे, कंसल्टेंसी की सर्विसेज आपको देनी है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वर्क एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रूल्स। एम्प्लॉयमेंट के साथ जो रूल्स के हिसाब से जो डिफाइन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो करना जरूरी है। क्वालिफिकेशन, बिजनेस करने के लिए किसी भी तरह की मिनिमम क्वालिफिकेशन, कोई सेट ऑफ क्वालिफिकेशन किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा डिफाइंड नहीं है। एक एमबीए चाय वाला भी हो सकता है, एक बिल्कुल पढ़ा लिखा अंगूठा टेक भी चाय वाला हो सकता है। बिजनेस की बात करें तो करने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, डज नॉट रिक्वायर एनी मिनिमम क्वालिफिकेशन। सर यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, यहाँ पर क्वालिफिकेशन एज पर दी एम्प्लॉयर चाहिए। बात करते हैं रिवॉर्ड और रिटर्न की, तो यहाँ मिलता है बिजनेस में प्रॉफिट, यहाँ रिवॉर्ड के रूप में मिलती है फीस और यहाँ मिलती है सैलरी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बिजनेस के साइज पर डिपेंड करता है कि कितना पैसा आपको बिजनेस के अंदर लगाना है। प्रोफेशन के अंदर बाद में करूँ तो लिमिटेड कैपिटल लगानी पड़ती है। आपको सीए बनना है तो सीए के लिए आपको इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की फीस पे करनी पड़ेगी, डॉक्टर बनना है तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की बार काउंसिल ऑफ इंडिया की फीस पे करनी पड़ेगी, यदि लॉयर बनना है तो यहाँ पर लिमिटेड कैपिटल लगती है, ठीक है ना। और यहाँ तो सर एम्प्लॉयमेंट में तो कोई पैसा चाहिए नहीं, आपके पास रिक्वायर्ड स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए जो मांग रहा है एम्प्लॉयर। रिस्क की बात करें तो सर बिजनेस में तो हाई अमाउंट ऑफ रिस्क है, अनसर्टेनिटी सबसे ज़्यादा है यदि तीनों में कंपेयर किया जाए तो। इफ यू आर रेडी टू बियर द रिस्क देन ओनली यू कैन डू द बिजनेस सर। यदि बिजनेस आप रिस्क बियर करने के लिए तैयार नहीं है तो यू कैन नॉट डू द बिजनेस। ओके, राधे राधे। यहां पर बात करें तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ रिस्क होती है प्रोफेशन के अंदर। डॉक्टर के पास तो क्लाइंट आते ही रहेंगे सर। किसी डॉक्टर की दुकान यानी कि उसका क्लिनिक आपने खाली बैठे देखा? किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को आपने खाली बैठे देखा? नहीं सर, उसके क्लाइंट्स लगे रहते हैं, तांता लगा रहता है। बट रिसेशन के, मंदी के दौर में तो सबको ही थोड़ा सा बियर करना पड़ता है रिस्क। आई बात समझ में? तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ रिस्क है यहाँ पर। बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की तो किसी भी तरह की कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। आपको जितनी सैलरी कॉन्ट्रैक्ट हुई है वो तो मिलेगी सही, चाहे आपके एम्प्लॉयर का काम चल रहा हो या ना चल रहा हो। ऐसा थोड़ी है कि उसकी बिजनेस की सेल कम हो गई, उसकी कंपनी में सेल कम हो गई तो आपकी सैलरी कम कर देगा, ऐसा नहीं है सर, ठीक है। आपकी सैलरी जो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में डिफाइन हुई है वो आपको फिक्स रेट से मिलेगी। तो देयर इज नो अमाउंट ऑफ रिस्क इन बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में क्या है? सबसे ज्यादा। प्रोफेशन में क्या है? मॉडरेट। एम्प्लॉयमेंट में क्या है? सबसे कम नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब बेच सकते हो क्या आप बिजनेस को? यस सर, बिजनेस तो फॉर्मेलिटीज को फॉलो कर बेचा जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। एक बिजनेस दूसरे व्यक्ति को बेचा जा सकता है। प्रोफेशन बेचा नहीं जा सकता सर। आप अपनी डिग्री को बेच नहीं सकते। बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या अपनी डिग्री बेच दोगे? आप जब आपके साइन की वैल्यू है आखिरी दम तक, पर आप मरने जा रहे हो, वसीयत में अपनी डिग्री अपने बच्चे के नाम कर दी कि आज से मेरा बच्चा मेरे नाम से प्रैक्टिस करेगा। अरे भाई साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री ऑब्टेन करने के लिए आपने इतनी मेहनत करी
क्या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ऐसे अरे गरे नत्थु गेरे को किसी को भी प्रैक्टिस करने देगा? नहीं सर, उसके सेट ऑफ क्वालिफिकेशंस के क्राइटेरिया, एग्जामिनेशंस क्रैक करना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है, तभी आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के बाद ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बेचा नहीं जा सकता, प्रोफेशन बेचा नहीं जा सकता, पेशा बेचा नहीं जा सकता, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बेचा सकता। एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। क्या बीइंग एन एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयमेंट को बेच सकते हो किसी को? है ना। आपका भाई अंगूठा टेक और आप डिग्री होल्डर, आपने फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में कंपनी में ज्वाइन किया बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपने भाई को क्या अपना एम्प्लॉयमेंट बेच के जा सकते हो कोई और दूसरा काम करने के लिए? वो एम्प्लॉयर रखेगा ही नहीं उसको, कैसे बेच दोगे आप? ओके सर, कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो सर बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन के कोड ऑफ कंडक्ट प्रोफेशन में फॉलो करने होते हैं, और यहाँ तो बिहेवियरल एस्पेक्ट होते हैं जो लेट डाउन होते हैं एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉयमेंट में। मोटिव की बात करें तो मोटिव बिजनेस में प्रॉफिट कमाने का होता है, प्रोफेशन में फीस कमाने का मोटिव होता है, और यहाँ पर सैलरी और वेजेस कमाने का मोटिव होता है। एग्जाम्पल की बात करें, शॉप और फैक्ट्री बिजनेस है सर, लीगल और मेडिकल प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन है, बैंक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जो आप जॉब लेते हैं वो एम्प्लॉयमेंट है। ये सारा डिफरेंस हो गया सर, ये सारा डिफरेंस हो गया। ये एक्रोनिम देख लो सर, ये एक्रोनिम बना दिया मैंने आपके लिए, ठीक है, शानदार। क्या बनाया सर? COC का ऑब्जेक्टिव IQ एंड नॉलेज के साथ वर्क को स्टार्ट करना है, रिस्क है तो रिवॉर्ड भी मिलेगा। ये सब डिफरेंस के पॉइंट है। COC मतलब कमेंसमेंट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। COC का मतलब क्या है सर? कोड ऑफ कंडक्ट। ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अलग होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला भी एक पॉइंट है, ठीक है सर। इसके बाद वर्क, नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व, एक पॉइंट वो भी है ना। स्टार्ट, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, रिस्क वाला पॉइंट है, रिवॉर्ड वाला पॉइंट है। COC कोड ऑफ कंडक्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट। I का मतलब है इन्वेस्टमेंट, किसमें कितना चाहिए। फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन, Q फॉर क्वालिफिकेशन। नॉलेज, आई बात समझ में। कमेंसमेंट ऑफ वर्क, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, स्टार्ट, रिस्क एंड रिवॉर्ड। ये एक्रोनिम से आप इस डिफरेंस को देख सकते हैं सर। आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट से इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं सर। कहाँ तक हो गया है देख लेते हैं कवर। ये चीज़ें हो गई है, ये स्लाइड कवर हो गई है फर्स्ट वाली, है ना, ये भी कवर हो गई है, इससे पहले वाली भी कवर हो गई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर। कहाँ पर चलना हमको? ये हमें चलना है यहाँ से, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने इसमें दे रखे हैं आपको, वो भी आप कर सकते हैं बच्चों। हम चलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस की। स्टार्ट है प्रॉपर, ओके ओके सर। ये भी को ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। माइक को थोड़ा सा साइड ऑन कर लेता हूँ मैं। आवाज आ रही है आपको प्रॉपर? हेलो हेलो हेलो, ओके। एवरी बिजनेस डायरेक्टेड टू अचीवमेंट ऑफ दी सर्टेन ऑब्जेक्टिव। हर बिजनेस के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं सर। ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू दी एंड पॉइंट्स टुवर्ड्स व्हिच ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड। अंतिम उद्देश्य जिसके लिए बिजनेस एक्टिविटी की जाती है वो उद्देश्य कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ऑब्जेक्टिव, मेन टॉपिक्स कर रहे हैं सर, फटाफट खत्म होने वाला है। फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन खत्म होने वाला है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। ऑब्जेक्टिव ले डाउन, बने रहिएगा, वॉच टिल वेरी लास्ट। फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं बच्चों। वॉच टिल वेरी लास्ट, बने रहिए। राधे राधे। ऑब्जेक्टिव ले डाउन द गाइडलाइंस ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज डिसाइड द डायरेक्शन एंड अमाउंट्स ऑफ एफर्ट्स नीडेड फॉर दोज एक्टिविटीज। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है बच्चों? गाइडलाइंस है, डायरेक्शंस है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है डायरेक्शंस, गाइडलाइंस, जो आपके एफर्ट्स को, आपके प्रयासों को, उन गतिविधियों को, उन बिजनेस को करने के लिए मोटिवेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव शुड बी फिजिबल। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ऑब्जेक्टिव फिजिबल होने चाहिए, ऐसे उद्देश्य नहीं होने चाहिए जिसे अचीव ही नहीं किया जा सकता। आप बिजनेस में ऐसे ऑब्जेक्टिव बेंचमार्क्स डिफाइन करेंगे, अपने एक्सप्रेस करेंगे जो फिजिबल हो, कैन बी अचीवेबल हो, ठीक है, टाइम लिमिट के अंदर,
जिसे अचीव किया जा सकता है। अनअचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस में नहीं बनाए जा सकते। मैं चाहता हूं अगले साल मेरे बिजनेस का टर्नओवर 10,000 करोड़ का हो, राधे राधे, तो मैं जानता हूं कि दिस कैन नॉट बी अचीवेबल सर, ये फिजिबल नहीं है सर, ये ऑब्जेक्टिव नहीं रखा जा सकता। ऑब्जेक्टिव शुड बी फिजिबल। तो क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द मोबाइल कंपनी कैन बी इंक्रीज द मोबाइल यूजर्स बाय 10% इन 2 years। हाँ, ये हो सकता है, 2 साल में 10% सेल्स को बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड टू द 3 कैटेगरीज। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव को 3 भागों में बांटा गया है। पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा है ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। बोलो बच्चों, मेरे साथ बोलो, कसम तुम्हें चाहने वाले की। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। कसम चाहने वाले की बेटा। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, business is an economic activity, we all know very well, and objectives are mainly economic in nature। the main economic objectives, अब देखो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को फिर इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला प्रॉफिट अर्निंग, दूसरा सर्वाइवल, तीसरा ग्रोथ। सबसे पहले प्रॉफिट अर्निंग। एवरी एंटरप्रेन्योर्स अंडरस्टैंड्स द बिजनेस एक्टिविटी प्राइमरीली टू अर्न प्रॉफिट। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा सर? प्रॉफिट कमाना। नो बिजनेसमैन कैन सर्वाइव लॉन्ग रन विदाउट अर्निंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। 2 साल 3 साल लॉस हो गया, बिजनेस बंद हो जाएगा सर। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए आपके बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए। इतना प्रॉफिट तो चाहिए कि बिजनेस की फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए, जो किराए पर दुकान ले रखी वो उसका खर्चा रिकवर हो जाए। तो इस फेज में केवल वो है कि आपके मतलब फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए। बिजनेसमैन नीड्स द प्रॉफिट्स नॉट ओनली फॉर एग्जिस्टेंस बट ऑल्सो फॉर द एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। प्रॉफिट क्यों चाहिए? आपको सर्वाइव करने के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, साथ ही साथ आपके बिजनेस के एक्सपांशन के लिए, फर्दर ग्रोथ के लिए। आई क्या बात समझे? प्रोवाइड एक एक लाइन पढ़ रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन ऑफ लाइवलीहुड फॉर द एंटरप्रेन्योर्स एंड रिवॉर्ड्स फॉर बियरिंग रिस्क। प्रॉफिट क्या है सर? रिस्क को बियर करने के लिए एक रिवॉर्ड है, पारितोषण है। जिस रिस्क को आपने बिजनेस के अंदर बियर किया उसका एक रिवॉर्ड है, रिटर्न है। वाह वाह, क्या बात है। चल रहा ना प्रॉपर? देखते रहना भी जरूरी बीच में, ये प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, ओके, यस, इट इज गोइंग ऑन। सर्वाइवल, एवरी बिजनेस एम्स to ensure that it continues to survive and exist in the future. Survival is possible only when the organization is able to earn enough revenue। देखिए, सर्वाइवल की बात करूं मैं तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट की रिकवरी की बात है। किसकी सर? कि आपकी जो बिजनेस की फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो रिकवर हो जाए, इतना तो सेल्स हो। फिर है ग्रोथ। ए बिजनेस नीड टू ऐड। देखिए, कुछ सालों तक आप शुरू में सर्वाइव करेंगे, फिक्स कॉस्ट ही रिकवर होगी, फिर आपकी सेल्स बढ़ेगी, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, कंज्यूमर्स बढ़ेंगे, है ना, फिर मार्केट डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेल्स भी बढ़ेगी, तो प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेंगे। जब वो प्रॉफिट मार्जिन आप एक्यूमुलेट करेंगे रिटेन्ड अर्निंग के रूप में, तो बच्चों आपके बिजनेस के फर्दर एक्सपांशन और ग्रोथ के लिए वो काम आएगा। तो यहाँ पर फॉर दिस बिजनेस मस्ट ग्रो एंड एक्सपांड टू सर्वाइव इन लॉन्ग रन। ग्रोथ ऑफ बिजनेस इंडिकेट्स हाउ वेल इट इज एबल टू एक्सप्लॉइट इट पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी। ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल। बात समझ में आई क्या बच्चों? 3 है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, 3 है। पहला है प्रॉफिट, दूसरा है सर्वाइवल, तीसरा है ग्रोथ। बोल दो बच्चों, बात समझ में आती है तो। राधे राधे। बिजनेस के कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। देखिए, सोशल ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर डिजायर्ड टू बी अचीव्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। बीइंग ए बिजनेसमैन you are the stakeholder of the society, you are the part of the society। जो भी रिसोर्सेज आप बिजनेस के अंदर यूज ले रहे हैं वो सोसाइटी से ही ले रहे हैं। रॉ मटेरियल आप सप्लायर से ले रहे हैं, ठीक है, नेचर से ले रहे हैं, ठीक है, कस्टमर को आप सर्व कर रहे हैं, कस्टमर को ही सेल कर मुनाफा कमा रहे हैं। आपके यहाँ जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज, वो भी आप सोसाइटी से ही ले रहे हैं। तो ईच एंड एवरी रिसोर्सेज इज एक्वायर्ड फ्रॉम द सोसाइटी एंड बीइंग एन पार्ट ऑफ सोसाइटी यू हैव टू सर्व फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। तो सोशल ऑब्जेक्टिव भी हर बिजनेस के होते हैं। तो सोसाइटी एक्सपेक्ट्स समथिंग इन रिटर्न फ्रॉम द बिजनेस। तो यू हैव टू डन समथिंग वेलफेयर फॉर द बिजनेस, you have to done something benefited for the society. You have the obligations towards society. To fulfill that obligations, you have to do something better for the society. तो supply of the quality product at fair price, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट सर्व करें आप सोसाइटी को, ठीक है, रेगुलर सप्लाई करें यूजफुल प्रोडक्ट एट फेयर क्वालिटी एंड रीजनेबल प्राइस पर, ठीक है। यानी कहने का मतलब अडल्ट्रेटेड, मिलावट
वाले गुड्स आप सर्व न करें, क्वालिटी गुड्स को सर्व करें, है ना। अनयूजेबल और हार्मफुल प्रोडक्ट को आप, डिट्रीमेंटल प्रोडक्ट को जो हार्मफुल हो सोसाइटी के लिए, वो सर्व न करें, ठीक है। तो इट मस्ट बी नोटेड दैट कंज्यूमर इज नाउ मोर एजुकेटेड एंड क्वालिटी कॉन्शियस। तो आपको उसको, जब आप उससे पैसा ले रहे हो तो क्वालिटी प्रोडक्ट सर्व करना जरूरी है, मिलावट वाले सर्व करना नहीं चाहिए आपको। तो बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी यू हैव टू डू दिस ऑब्जेक्टिव। अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी यू शुड नॉट इंडल्ज इन एनी एंटी सोशल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। हार नहीं मानना है, बने रहना है, ठीक है। जैसे जैसे ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना चाहिए आपको, है ना, होर्डिंग नहीं करना चाहिए, अडल्ट्रेशन नहीं करना चाहिए, मिलावटखोरी नहीं करना चाहिए, है ना, मुनाफा बाजारी नहीं करना चाहिए, गलत मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, मिलावट नहीं करना चाहिए, अडल्ट्रेशन नहीं करना चाहिए, ग्रे मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। स्टोर कर नहीं रखना चाहिए, प्राइस अनावश्यक रूप से बढ़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए गुड्स को, ठीक है। मंदी के समय पे आप गुड्स को स्टॉक करके मत रखिए, गलत है वो भी। तो सच प्रैक्टिसेस आर नॉट ओनली, देखिए एग्जाम में क्लियर डिटेल में हम देखते हैं, अभी रिवीजन में देख रहे हैं हम, ठीक है। ये सभी एक्टिविटी, अडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग, ग्रे मार्केटिंग, ये सब क्या है, इलीगल है। तो ये हैम्पर करती है बिजनेस की इमेज को सोसाइटी के अंदर। तो यू शुड नॉट इंडल्ज इन ऑल दिस एक्टिविटीज। आपका एम क्या होना चाहिए, अनडिजायरेबल एक्टिविटीज को अवॉइड करने का होना चाहिए। तीसरा, सोसाइटी में सोशल ऑब्जेक्टिव में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना चाहिए आपको, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को डेवलप करना चाहिए। यू शुड क्रिएट द सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द कास्ट, रिलीजन एंड सेक्स। ये महत्वपूर्ण बात है, याद रखिए आप। सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या क्या पढ़ा बच्चों, बताओ फटाफट से। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्वालिटी प्रोडक्ट और अनफेयर, क्वालिटी प्रोडक्ट एट फेयर प्राइस पर आपको सर्व करना है। दूसरा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को आपको अवॉइड करना है। तीसरा बच्चों आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, ग्रीड के आधार पर भेदभाव न करते हुए, ठीक है। क्योंकि सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसको समाधान करने के लिए आपको काम करना चाहिए। फोर्थ, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, बिजनेस एंटरप्राइजेस। आपको एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बीइंग ए बिजनेस एंटरप्राइजेस, ऑल द रीजनेबल स्टेप्स आपको लेनी चाहिए एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रॉपर अरेंजमेंट आपको चाहिए कि आप जो भी एमिशंस, इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन के दौरान आप उत्सर्जित करते हैं आपके बिजनेस से, एमिटेड होते हैं, उसके प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। यदि आपकी फैक्ट्री में स्मोक जनरेट हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के इक्विपमेंट होने चाहिए, ठीक है। स्मोक को कंट्रोल करने के इक्विपमेंट होने चाहिए, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट इनबिल्ड होने चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। स्मोक और वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल होना जरूरी है। तो ये भी बीइंग ए पार्ट ऑफ सोसाइटी यू हैव टू टेक केयर ऑफ। पॉल्यूशन कम करना चाहिए आपको, है ना। सो कम्युनिटी सर्विसेज, कम्युनिटी सर्विसेज मतलब एक बिजनेस को एज ए ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी कम्युनिटीज सर्विसेज, वेरियस कम्युनिटीज से वो बिलोंग करता है, वेरियस काइंड्स ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज, जैसे स्कूल को सेटअप करना, चैरिटेबल, है ना, डिस्पेंसरीज लगाना, डोनेट करना रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए, या फिर खुद भी एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को आप सेटअप कर सकते हो, या चैरिटी और एनजीओ के अंदर जो काम कर रहे हैं लोगों के धर्म के लिए, भले के लिए, उनको आप डोनेट कर सकते हो। तो दिस काइंड्स ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज यू हैव टू बी प्रोवाइड फॉर एज ए बिजनेसमैन। इससे आपकी रेपुटेशन इंप्रूव होगी, ये लिखा है मैंने, देखिए पब्लिक इमेज क्या होगी, बेहतर होगी। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए भी बीइंग ए सोशल ऑब्जेक्टिव रखा गया है। आपके यहाँ जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके वेलफेयर और बेटरमेंट के लिए भी आपको काम करना चाहिए। मतलब आपके साथ जो भी स्टेक होल्डर्स सोसाइटी के जुड़े हुए हैं ना, उनके बेनिफिट के लिए आपको काम करते रहना चाहिए भाई साहब। ये सोशल ऑब्जेक्टिव में आपको लिखना है। ये बिजनेसेस में ज़्यादातर नहीं देखा जाता, अपने एम्प्लॉयज़ के ज़्यादा बेटरमेंट के लिए वो नहीं सोचते हैं ना। एम्प्लॉयमेंट इज द मेन की सक्सेस एरिया ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। एज ए key resource, employees are very important tools, very important resource for every organization. I must say employees are the main asset of every organization. Being a businessman, you should take care of for the employees, pay them regular salaries, pay them regular increment, है ना, जिससे और and provide them various kinds of perquisites,
तो उनका मोटिवेशन बढ़ेगा, उनके मोटिवेशन से उनकी वर्क स्किल्स बढ़ेगी, वर्क स्किल्स सुधरने से बढ़ने से ऑर्गेनाइजेशंस का ही फायदा होगा। तो बीइंग एन एम्प्लॉइज आर द मेन और एसेंशियल असेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, यू शुड टेक केयर ऑफ देम। ओके सर, बहुत है सर इतना, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये खत्म होने वाला है सर आपका चैप्टर, मत टेंशन लो, ठीक है। मेन एस्पेक्ट सब खत्म होने वाले हैं। ये केस स्टडी है, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, लास्ट वाला पॉइंट है। और ये आ गया ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, लास्ट बिजनेस का लास्ट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। पहला इकोनॉमिक, दूसरा सोशल, तीसरा ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव रेफर्स रिलेटेड टू द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एज एम्प्लॉइज आर वन ऑफ, मतलब ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में मेनली किसको कवर किया गया है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉइज को। देखो ये ऑथर भी मान रहा है, एनसीईआरटी भी मान रहा है कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव में एम्प्लॉइज को एक तीनों एक्टिविटीज में सबसे मेन एक्टिविटीज तीनों में से एक माना गया है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। आई बात समझ में? यू शुड टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉइज, मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। अब एम्प्लॉइज के लिए क्या क्या करना चाहिए आपको? टू प्रोवाइड हेल्थी एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस, ठीक है, एंड पे देम फेयर एंड कॉम्पिटिटिव सैलरीज एंड पर्क्स, परक्यूजिट्स, मतलब परक्यूजिट्स मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज, हाउसिंग फैसिलिटीज, इंश्योरेंस फैसिलिटीज, है ना, ये सब आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी आप एम्प्लॉय से ले लेते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको आने जाने के लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, यू शुड प्रोवाइड फॉर दैट, ठीक है। ये भी एक अच्छा परक्यूजिट्स हो सकता है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में ये प्रोवाइड किया जाता है। ओके, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज की पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। रीजनेबल सिक्योरिटी, वर्किंग एनवायरनमेंट में सिक्योरिटी सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए। क्या क्या हो गया सर? ये हेल्थी सेफ्टी वर्किंग कंडीशंस, कॉम्पिटिटिव फेयर सैलरीज, है ना, पर्सनल ग्रोथ का उन्हें मौका देना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग इंडक्शंस प्रोग्राम्स उनके होने चाहिए ताकि उनकी स्किल्स एनहांस हो सके, ठीक है। ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, कॉर्पोरेट्स में हो जाए। रीजनेबल सिक्योरिटी सेफ्टी उन्हें प्रोवाइड कीजिए। प्रोवाइड्स वेरियस फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल्स मोटिवेशंस उन्हें देने चाहिए। एंड पीयर रिकॉग्निशंस एंड एनकरेज देम, मतलब डिसीजन मेकिंग में उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उससे मोटिवेशन बढ़ेगा, वर्क एथिक्स का सुधार होगा। ये तीनों ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिए हैं। ये देखिए, पहला प्रॉफिट सर्वाइवल ग्रोथ, ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था। सोशल ऑब्जेक्टिव में हमने क्या पढ़ा देख लीजिए। फेयर प्राइस देना चाहिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोकना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन होना चाहिए, कम्युनिटी सर्विस आपको देना चाहिए, एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में स्पेशली एम्प्लॉयज़ को कवर किया गया है, उनको हेल्थी वर्किंग कंडीशन देना, कॉम्पिटिटिव सैलरी देना, पर्सनल ग्रोथ के लिए काम करना, जॉब सिक्योरिटी देना, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देना, पीयर रिकॉग्निशन। राधे राधे। अब ये कुछ केस स्टडीज़ है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों आप, ये केस स्टडी कर लेना आपको, ये केस स्टडी, और ये आपको पढ़ना है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। आई बात समझ में? ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हो गया आपका बेहतरीन। ये रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस मतलब प्रॉफिट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। प्रॉफिट मेन मोटिव है बिजनेस का, मैं खुद ही पढ़ा देता हूँ आपको, देखो, ठीक है। सफिशिएंट प्रॉफिट कमाना बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, सर्वाइवल के लिए चाहिए, एक्सपांशन के लिए चाहिए, ये पहले पढ़ चुके हैं हम वैसे। मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी के लिए चाहिए। प्रॉफिट बिजनेस में रिस्क को बियर करने का एक रिवॉर्ड है। बिजनेस की रेपुटेशन और गुडविल बढ़ती है प्रॉफिट से, ये 5 पॉइंट याद रख लीजिए आप। सर्वाइवल के लिए चाहिए, पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। बिजनेस में एक्सपांशन और ग्रोथ के लिए भी प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट आपकी बिजनेस की एफिशिएंसी का मेजरमेंट है। यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके प्रॉफिट के ट्रैक रिकॉर्ड्स पढ़ रहे हैं तो यू आर मोर फाइनेंशियली एफिशिएंट, है ना, एज कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटिव्स। तो इन्वेस्टर्स आपके अंदर पैसा लगाने, आपकी बिजनेस में पैसा लगाने में, आपको आपकी कंपनी में पैसा लगाने में ज़्यादा अपने आप को सेफ फील करेंगे। आई क्या बात समझ में? ठीक है। फिर इसके बाद बिजनेस में रिस्क को बियर करने का एक रिवॉर्ड है, और रेपुटेशन और गुडविल के लिए इसमें फ़ायदा मिलता है। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 1। बताओ कैसा लगा, कमेंट करके बताओ, और आपके कमेंट के बेसिस पर ही मैं चैप्टर 2 का रिवीजन लेके आऊँगा सर। आपके फीडबैक के बेसिस पर ही मैं चैप्टर 2 का रिवीजन लेके आऊँगा। ये देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 फेजेस में मैंने चैप्टर डिवाइड कर दिया है। इसका 5 से 7 10 बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, बेहतरीन हो जाएगा सर एग्जाम से पहले। ये कितने समय का हो गया सर, ये देख लेते हैं। बहुत 1 घंटे का भी नहीं है सर, ये 50 मिनट के अंदर ये खत्म हो गया है। ठीक है, चैप्टर 2 का रिवीजन जल्दी से लाएंगे। इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब दिस चैनल, तो बच्चों रात में आएगी वो डराने के लिए,
ठीक है, भूत बन के। ठीक है, सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लो इज्जत से। आई बात समझ में? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलेवेंट वीडियोस आते रहेंगे इस चैनल पर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय। अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए, सुबह उठ के पैर छुइए उनके। ठीक है, फिर करेंगे पढ़ाई की बात। राधे राधे।